हेलो स्टूडेंट्स, दांगी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और यदि आप इसी टाइप के वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहती जो आपकी सभी टाइप की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो दांगी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए आज हम जीव विज्ञान या बायो के टॉपिक को देखते हैं। ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स, कौन कौन से टाइप की ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं, उनसे किन हार्मोन्स का या किन चीज़ों का सिक्रेशन या स्रावण होता है, कि किस तरह से हमारे शरीर के लिए तरह से हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हम ग्रंथियाँ। शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण ग्रंथि उत्तक युक्त विभिन्न संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें ग्रंथियाँ कहते हैं। यानी जो हमारा शरीर है उसमें बहुत सारे केमिकल या रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता रहता है, जैसे उन्हें बाहर निकालना हो, जैसे पसीना भी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यही सब चीज़ें जब हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं तो उनके लिए कुछ ना किसी प्रकार की ग्रंथियाँ होती है जो इसमें मदद करती हैं। इन्हीं को कहा जाता है ग्रंथियाँ, या ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कहते हैं हम ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्त्रावी यानी एक्सोस्त्राइन, ये नलिका युक्त एक पाइप जैसी नली जैसी होती हैं और इनका स्त्राव नलिका द्वारा शरीर के उस विशेष स्थान या अंग में पहुंचाया जाता है जहां उसे कार्य करना है, जैसे स्वेद, लार, दुग्ध, तेल आदि। जैसे क्या होगा कि हमारे मुंह में लार बनती तो सिर्फ मुंह में ही लार बनती है, बाकी शरीर के किसी भी हिस्से में नहीं बनेगी। तेल ग्रंथियाँ, जैसे हाथ में पसीना आ जाता है, और उसके बाद आँखों के किनारे की ग्रंथियाँ, कान में जो मोम या वैक्स निकलता है, तो हर पर्टिकुलर स्थान के लिए एक स्पेशल ग्रंथियाँ हैं, तो वो सभी ग्रंथियाँ आ जाएंगी बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ। दूसरे प्रकार की ग्रंथियाँ होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन्स स्त्रावित करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। यानी बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां कैसी रहेंगी? नलिका युक्त एक पाइप जैसी। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा पाइप है और यहाँ से हमने पानी स्टार्ट करा और जिस खेत में या जिस स्थान पे ले जाना वहीं पर उस पाइप पानी को ले जाएगा, बाकी किसी जगह नहीं ले जाएगा, तो ये बहिस्त्रावी ग्रंथियां हो जाएगी। जबकि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या होंगी? जो नलिका विहीन रहेंगी, डक्टलेस, यानी कि पाइप जैसा उनके अंदर नहीं रहेगा और वो हार्मोन को सिक्रिएट करेगी अपने अंदर से, और ये क्या करेंगी? सीधा रुधिर में जाकर स्त्रावित कर देंगी, है ना। अब हमारे खून में जाकर हार्मोन को मिक्स कर देगी और फिर ये हमारे रुधिर या ब्लड के द्वारा ही क्या होगा? जो भी उनकी लक्ष्य कोशिकाएं होगी, यानी जहाँ जहाँ उसे अपना प्रभाव डालना है, वो ब्लड की सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा अपने लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, बहुत सारा मिक्सचर है आपके पास में, रेत के कण हो गए, इसमें चूने के कण हो गए, इसमें लोहे के कण, पीतल के कण, सोने के कण हो गए और बिखेर दिए। ऊपर से आप चुंबक पास करते हैं तो वो क्या करता है? सिर्फ लोहे के कणों को आकर्षित कर लेता है। तो सेम यहाँ पर यही हो रहा है कि जो हार्मोन्स होंगे वो सीधे हमारे ब्लड के अंदर वो ग्रंथियाँ जाके ऐसे डाल देंगी कि लो, अब जिसको जहाँ जहाँ जाना है अपना रास्ता चुन लो और जाओ। इस प्रकार से होता है। तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथियां। इस प्रकार की ग्रंथियां मुख्य रूप से तो बहिस्त्रावी होती है, मतलब नलिका युक्त होती है, परंतु कुछ भाग कैसा रहेगा? अंतःस्त्रावी। इसीलिए इन्हें मिश्रित, यानी ये दोनों प्रकार की रहेंगी, कुछ भाग बहिस्त्रावी जैसा और कुछ भाग अंतःस्त्रावी, जैसे हमारा अग्नाशय होता है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या होंगी? थायराइड ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ये सभी क्या करती है? हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब हम देख लेते हैं मानव में कौन कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं। मानव में ये भी, इनकी संख्या भी ध्यान रखने की, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मानव के शरीर में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की संख्या बताइए। तो ये होती है 9 ग्रंथियां। ये होती हैं 9 ग्रंथियां, जिनमें से अधिकांश नर एवं मादा में समान होती है, जो कि निम्न है। पहला है पीयूष ग्रंथि। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? तो हमें ध्यान रखना है मास्टर ग्रंथि, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। अग्नाशय, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल या सुपर एड्रिनल, जनद,
पैराथायराइड, पीनियल ग्रंथि, थायराइड और थाइमस, ये 9 ग्रंथियां हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से अल्प मात्रा में स्रावित होने वाला कार्बनिक पदार्थ है। तो ये कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि हार्मोन एक प्रकार से है, किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो वो कार्बनिक पदार्थ है। और इनकी खोज की थी बेलिस स्टार्लिंग ने। बेलिस स्टार्लिंग के द्वारा हार्मोन की खोज की गई थी। ने सेक्रेटिन हार्मोन के रूप में की। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन किस किस से मिलकर बने, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये मिलकर बने हैं प्रोटीन, स्टेरॉइड और अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न पदार्थ, मतलब इनको मिलाने के बाद में एक नया पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, उसे कहा जाता है हार्मोन। प्रोटीन, स्टेरॉइड्स और अमीनो अम्ल। अतः हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वो तत्व है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो हार्मोन किस प्रकार से कार्य करते हैं? जैव उत्प्रेरक के रूप में उत्प्रेरणा करते हैं तथा अंतः वातावरण को नियंत्रित करते हैं। अन्य हार्मोनों की क्रिया को अनुमति प्रदान करते हैं। हार्मोन कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बदलकर उसे चयनात्मक पारगम्य बनाता है। ये भी पूछा जा सकता है। ये हमें मालूम है कि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है उसका जो नेचर होता है वो पारगम्य होता है, यानी हर वस्तु कोशिका के अंदर नहीं जा सकती और हर वस्तु कोशिका से बाहर नहीं आ सकती। सिलेक्टेड चीज़ें ही कोशिका के अंदर जाएंगी, सिलेक्टेड चीज़ें ही कोशिका के अंदर जाएंगी और सिलेक्टेड चीज़ें ही कोशिका के बाहर आएंगी। कोशिका को मालूम है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसी चीज़ को आने देगा। जैसे हमारे शरीर में कोशिका है, अगर ये हर चीज़ को आने देगी तो कोशिकाएं ही कोशिका के अंदर चली जाएंगी, और हर चीज़ को बाहर आने देगी तो जो कोशिकाएं वो सभी बाहर आ जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता। ये सब किसके द्वारा चयन होता है या ये सब कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। इसी की वजह से वो आवश्यक अणुओं का विनिमय करती है। अब हम देख लेते हैं कुछ हार्मोन्स, उनके क्या क्या स्रोत हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है और उनका क्या क्या प्रभाव होता है। तो पहला हार्मोन है हाइपोथैलेमस। हमने 9 प्रकार के हार्मोन्स पढ़े, हमें 9 ही हार्मोन्स का स्रोत, स्वभाव और प्रभाव भी याद रखना है। हाइपोथैलेमस सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। इस हार्मोन्स के अन्य नाम याद रख सकते हैं आप। इन सभी के जो हाइपोथैलेमस है, स्रोत सभी का हाइपोथैलेमस रहेगा। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से ही ये स्रावित होंगे। तो पहला हो गया सोमेटोस्टैटिन, थायरोट्रोपिन, कार्टिकोट्रोपिन और गोनेडोट्रोपिन। ट्रोपिन सभी रहेंगे। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, यानी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। अब इनका शॉर्ट फॉर्म भी इधर ध्यान रख सकते हैं हम। तो इन सभी का स्वभाव कैसा है? प्रोटीन के प्रकार का स्वभाव, यानी एक प्रकार से प्रोटीन के जैसे। इनके प्रभाव क्या है? GH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसका फुल फॉर्म रहेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसके स्रावण को रोकता है। TSH के स्रावण को प्रेरित करता है थायरोट्रोपिन। और कार्टिकोट्रोपिन ACTH का स्रावण प्रेरित करता है। गोनेडोट्रोपिन का स्रावण प्रेरित करता है। दूसरी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। एग्जाम में इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि किसी भी हार्मोन का नाम दे दिया जाएगा आपको कि किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि सोमेटोट्रोपिक या वृद्धि हार्मोन, जैसा कि आपने यहाँ पर ऊपर देखा था GH ग्रोथ हार्मोन इसे कहा जाएगा। सॉरी, मैंने आपको गोनेडोट्रोपिन बता दिया। ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन STH सोमेटोट्रोपिक या GH, ये अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका स्वभाव प्रोटीन है। और इसका प्रभाव क्या होता है? ये DNA, RNA और प्रोटीन संश्लेषण में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रेरित करता है और शरीर की वृद्धि में सहायक है। यानी पीयूष ग्रंथि से जो वृद्धि हार्मोन रिलीज हो रहा है वो शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? देखिए यहाँ पर भी इसे कंट्रोल कर रहा है कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहा है ना। और यहाँ से भी आपने देखा था कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है। यानी एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यह भी अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका भी स्वभाव होता है प्रोटीन। एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन स्रावण। थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, ये भी अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रोटीन है इसका स्वभाव। ये थायराइड ग्रंथि के हार्मोन स्रावण को कंट्रोल करता है। फिर है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन,
अग्रपीयूष, ये सभी अग्रपीयूष से स्रावित होने वाले हार्मोन है। और प्रोटीन इनका स्वभाव है जनदों का विकास करता है। गोनेडोट्रोपिक, पीयूष ग्रंथि के देख लिए हमने। अब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन देखना है। और गोनेडोट्रोपिक फिर से अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे पुटिका प्रेरक, FSH। लगभग ये कुछ हार्मोन्स प्रोटीन नेचर होता है और कुछ का अमीनो। पुटिका प्रेरक हार्मोन जंदों का विकास करता है। FSH हमें ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी इसका नाम। और गैमेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जंदों से लिंग हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। और दूसरा देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, इसका भी स्वभाव होता है प्रोटीन, और ये भी अग्रपीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है और ये अंडोस्तर को प्रेरित करता है। ये जनरली स्त्रियों में पाया जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन, अग्रपीयूष ग्रंथि से, प्रोटीन है इसका स्वभाव, दुग्ध निर्माण प्रेरित करता है, स्तन ग्रंथियों का विकास करता है, तो ये भी स्त्रियों में ही पाया जाता है। मेलानोसाइट या MSH, ये मध्य, अभी तक हमने पढ़े अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अब है मध्य पीयूष ग्रंथि से, प्रोटीन है इसका स्वभाव, मेलानोसाइट में मेलानिन निर्माण और वितरण में सहायक, यानी त्वचा के रंग के निर्धारण में ये सहायक है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना ज़्यादा त्वचा का रंग सांवला या डार्क होगा। वेसोप्रेसिन या पिट्रेसिन या मूत्र, ये पश्च पीयूष ग्रंथि से, प्रोटीन स्वभाव है और ये धमनियों के संकुचन में सहायक है। बहुलता हार्मोन ADH, धमनियों का संकुचन, नेफ्रॉन्स द्वारा जल का पुनर्अवशोषण, यानी जो फिल्टर हो जाता है अगर उसे शरीर के बाहर नहीं निकाला जाता है तो पुनर्अवशोषण के लिए चला जाता है। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, पश्च पीयूष ग्रंथि प्रोटीन है इसका स्वभाव। अब ये पश्च पीयूष ग्रंथि पे आ चुके हैं हम। शिशु जन्म के समय प्रसव वेदना प्रारंभ करता है, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, ये जनरली क्या होगा कि डिलीवरी के वक्त स्त्रियों को इनके इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि यदि किसी को लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहे तो उनको स्टार्ट करने के लिए इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। मेलेटोनिन, पिनियल काय, अमीनो अम्ल इसका स्वभाव है, स्तनधारियों में लैंगिक परिपक्वन को रोकता है। तीसरी ग्रंथि देखते हैं अब हम, थायराइड ग्रंथि। तो ये स्रावण करती है थायरोक्सिन का या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अमीनो अम्ल है इसका स्वभाव, आधारी उपापचय का नियंत्रण करता है, हृदय स्पंदन का नियमन तथा शरीर ताप का नियंत्रण, ऊतक विभेदन में सहायक, यानी दो ऊतक है बीच में से उनका विभेदन होगा, नए नए ऊतकों का निर्माण होगा, अंतःकायंत्रण प्रेरित करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। थायरोकैल्सिटोनिन, थायराइड ग्रंथि की C कोशिकाएं से इसका स्त्राव होता है, प्रोटीन स्वभाव होता है, मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ाता है और अंतराकोशिकीय द्रव को बढ़ाता है। चौथा पैराथायरॉयड ग्रंथि, तो पैराथायरॉयड हार्मोन PTH या कोलिप का हार्मोन पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है, प्रोटीन स्वभाव है, कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करता है, होम्योस्टेसिस तथा रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फोरस स्तर का नियंत्रण, अस्थियों और दांतों का निर्माण और वृद्धि करता है। कैल्शियम है तो ये हड्डी और दांतों के निर्माण में बहुत ही मदद करता है। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है, प्रोटीन स्वभाव है और ये पैराथार्मोन का विपरीत प्रभाव, ये इसका प्रभाव है, जो पैराथार्मोन का विपरीत प्रभाव होता है उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन स्रावण का होता है, प्रोटीन स्वभाव होता है और लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में सहायक तथा शरीर के रक्षा तंत्र का भाग। एड्रिनल ग्रंथि, ये बहुत सारी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब आपके सामने कुत्ता आ जाए या आपको डर लगता है तो हमारे शरीर में किस प्रकार के हार्मोन का स्रावण होता है या कौन सी ग्रंथि है जो उस वक्त हार्मोन को स्रावित करती, तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। इससे ग्लूकोकार्टिकाइड, कार्टिसोल तथा कार्टिकोस्टेरोन का स्रावण होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से।
और इसका नेचर होता है कार्टिकॉइड का। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपापचय का ये नियंत्रण करता है हमारे शरीर में। मिनरेलो कार्टिकाइड एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। कॉर्टिकाइड नेचर है इसका। ये सोडियम और पोटेशियम उपापचय का नियंत्रण करता है और ब्लड में या रुधिर में सोडियम की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। लिंग कॉर्टिकाइड एंडोस्टोनिडियन तथा एस्ट्रोजन एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है और इससे लिंग हार्मोन टाइप का इसका स्वभाव है। बाह्य लिंग लक्षणों के विकास में सहायक है। एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन या संकटकालीन हार्मोन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, ये स्रावित होता है एड्रिनल मेडुला से। और कैटकोलेमिन टाइप का इसका स्वभाव है। ये हृदय स्पंदन यानी हमारे ब्लड, जो हमारा हृदय है उसके स्पंदन की दर को बढ़ा देता है, रुधिर के दबाव को बढ़ाता है, श्वसन का नियमन करता है, शरीर को युद्ध और पलायन के लिए तैयार करता है। जब भी हमें डर लगता है तो हमारे शरीर में ये हार्मोन स्रावित होने लगता है और हमारे मस्तिष्क पास ये मैसेज जाता है कि अब यहाँ से हमें भागना है। तो ये, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम अचानक से बैठे हुए हैं और हमारा हाथ जलती हुई मोमबत्ती या दिए के पास कोई अचानक से ले जाता है तो आग की गर्मी महसूस करके हमारा हाथ अचानक से वहाँ से हट जाता। तो ये सब होता है एड्रिनेलिन हार्मोन की वजह से। नॉर एड्रिनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन ये एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। कैटकोलेमिन इसका स्वभाव है और ये रुधिर वाहिनियों के संकुचन द्वारा रुधिर के प्रवाह और मात्रा दोनों को घटाकर शरीर को सामान्य अवस्था में करता है। यानी कि हम जब हमारा शरीर का डर खत्म हो जाए या हम उस स्थान से भागकर जब आ जाए तो हमारे शरीर को वापस नॉर्मल करने में ये काम आता है। अगला हार्मोन अग्नाशय यानी अगली ग्रंथि अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है और इसके स्रोत है अग्नाशय में उपस्थित लैंगरहैंस के द्वीप जिसे हम कहते हैं, उसकी बीटा कोशिकाओं से इसका स्त्रावण होता है। इसका स्वभाव है प्रोटीन। ग्लूकोज उपापचय का नियंत्रण करता है, यानी हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। ग्लाइकोजिनेसिस तथा लाइपोजिनेसिस में सहायक है। ग्लूकोनिजिनेसिस में वृद्धि करता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस में वृद्धि करता है और प्रोटीन संश्लेषण को ये बढ़ाता है। दूसरा है ग्लूकेगॉन या हाइपरग्लाइमेरिक कारक। ये अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होते हैं और इंसुलिन के विपरीत, जैसे कि अभी हमने देखा था इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा था, ग्लूकोज का उपापचय कर रहा था, तो ये करेगा, ये ग्लाइकोजिनेसिस को प्रेरित करेगा और प्रोटीन का अपचय बढ़ाता है। अगली है हमारा अंडाशय। अंडाशय से दो प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिकाएं और स्टेरॉइड टाइप का इसका नेचर है। ये मादा में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करता है, मादा में द्वितीयक लिंग लक्षणों का विकास करते हैं। ये सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय की कॉपर्स ल्यूटियम स्टेरॉइड और अपरा यहाँ से स्रावित होते हैं और स्टेरॉइड टाइप का इनका नेचर है और ये गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है और गर्भावस्था बनाए रखने में सहायक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। वृषण टेस्टोस्टेरोन ये सिर्फ नर में पाए जाते हैं। वृषण की लीडिंग कोशिकाएं, स्टेरॉइड है इसका नेचर। नर के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि तथा विकास, द्वितीयक लिंग लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। अपरा कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन अपरा से स्रावित होते हैं सब। अपरा या इंग्लिश में कहा जाता है प्लेसेंटा, तो हमें प्लेसेंटा नाम भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी प्लेसेंटा को ही हिंदी में लिखकर दे दिया जाता है। इनका नेचर है सभी का प्रोटीन, कॉपर्स ल्यूटियम को बनाए रखने में सहायक है और दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। प्लेसेंटल लैक्टोजोन ये दूध निर्माण को प्रेरित करता है। रिलैक्सिन जैसे कि नाम से ही हो रहा है आपको, प्यूबिक संतान की पेशियों को लचीला बनाकर बच्चे के जन्म में सहायता करता है। वृक्क से रेनिन का स्त्रावण होता है और स्रावित होने वाली ग्रंथि है वृक्क। प्रोटीन है इसका नेचर, एल्डोस्टेरॉन के स्रावण को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोस्टेनोजोन को एंजियोटेनिन में तोड़ता है जो हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो हार्मोन्स हैं मानव के शरीर के
मानव के शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा या अति सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं, और इनकी थोड़ी सी भी कम मात्रा हो जाए या थोड़ी सी भी अधिक मात्रा हो जाए तो ये पूरे शरीर की कार्य की या उसके जो कार्य करने की क्षमता उसे बदल देते हैं। और नीचे हम एक टेबल देखते हैं जिसमें हमें ये बताया गया है कि यदि हार्मोन्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम एक टेबल देखते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि यदि हार्मोन्स थोड़ा सा भी कम हो जाए या थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो शरीर पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बोनापन, STH, एड्रिनो हाइपोफाइसिस यहाँ से स्रावित होता है इस ग्रंथि से, और ये बाल्यावस्था में वृद्धि का निरोध करता है, यानी छोटा ही रह जाता है बच्चा। साइमन रोग हो जाएगा। ये सब हार्मोन्स के नाम दिए और ये स्रावित होने वाली ग्रंथियों के नाम दिए। हार्मोन है STH, एड्रिनो हाइपोफाइसिस। वयस्क अवस्था में व्यक्ति समय से पूर्व बूढ़ा दिखाई देता है, यानी कम उम्र का व्यक्ति भी हमें अधिक उम्र का दिखाई देगा। औटुमंता, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, औटुमंता भी। थायरोक्सिन से रिलेटेड वाले हार्मोन और इंसुलिन, ये हमें अच्छे से पढ़ना है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ये शरीर की वृद्धि और मानसिक वृद्धि मंद व बोनापन हो जाता है, यानी कि आपकी शरीर की वृद्धि भी रुक जाएगी, मानसिक वृद्धि भी रुक जाएगी और व्यक्ति बोना हो जाएगा। मिक्सोडेमा थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, हृदय गति मंद हो जाएगी, रोगी बहुत सुस्त सुस्त रहेगा, त्वचा शुष्क, पलके और होठ मोटे हो जाएंगे। हाशिमोटो रोग, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड की आत्महत्या होने लगती है। धीरे धीरे जो थायराइड ग्रंथि है वो स्वयं को समाप्त करने लगती है। हाइपोकैल्सीमिया, PTH, पैराथायराइड, Ca2+ की मात्रा कम व फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। टिटेनी, PTH, पैराथायराइड, कैल्शियम की कमी और पेशियों में ऐंठन होने लगती है। एडिसन रोग, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सोडियम की कमी हो जाएगी, रुधिर का सोडियम की कमी हो जाएगी, रुधिर का दाब कम हो जाएगा। डायबिटीज़ मेलिटस, ये इंसुलिन की वजह से होता है, जो कि बीटा कोशिकाओं लैंगरहैंस के द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इसमें क्या होगा, जो रुधिर में शर्करा की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, जो मूत्र में उत्सर्जित होने लगेगी, यानी जो शर्करा पहले या ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो रही थी वो डाइजेस्ट नहीं होगी और धीरे धीरे वो यूरिन के थ्रू रिलीज होने लगेगा। तो ऐसे ही इसका टेस्ट किया जाता है कि यूरिन के थ्रू कि कितनी मात्रा में ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, यानी आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो चुकी है, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा था। डायबिटीज़ इंसिपिडस, ADH, न्यूरो हाइपोफाइसिस, और इसकी वजह से होता है पॉलीयूरिया। ये अभी जो ऊपर की टेबल में पढ़े हैं हमने, ये कमी की वजह से पढ़े हैं। अब यदि अधिक स्रावन हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, अब वो देखते हैं। महाकायता या भीमकायता, STH, एड्रिनो हाइपोफाइसिस, बाल्यावस्था में अति स्रावन से भीमकाय शरीर ऊपर देखा था, यदि कमी हो जाए तो वो बाल्यावस्था में ही बोना रह जाएगा, और अधिक हो जाएगा तो उसका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने लगेगा। अग्रभिकायता, STH, एड्रिनो हाइपोफाइसिस, वयस्क अवस्था में चेहरे की हस्तियों का लंबा होना, इसे रिवर्सल टू गोरिल्ला भी कहते हैं। वयस्क अवस्था में यदि इसकी कमी हो जाए तो वो व्यक्ति बूढ़ा दिखाई देने लगता है, और यहाँ पे अधिकता हो गई है तो वो कैसा हो जाएगा, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, या इसे कहा जाता है रिवर्सल टू गोरिल्ला। गोरिल्ला जैसा उसका स्ट्रक्चर हम कंपेयर कर सकते हैं। नेत्रोंदी गलकंड थायरोक्सिन की वजह से होगा, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। आंखें जो होंगी वो गोले जैसी हो जाएंगी और बाहर उभर कर आ जाएंगी। प्लूमर रोग, थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें हो जाएंगी, जो ग्रंथि है थायराइड वहीं पर थोड़ी थोड़ी गांठें पड़ जाएंगी। ग्रेव का रोग, ये होता है संपूर्ण जो थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाएगी या सूजन आ गई है उसमें। मम्मी थोड़ी सी देर पा ला लेनी आने। थायराइड ग्रंथि सूज जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस, PTH, इसकी वजह से क्या होगा, जहाँ हड्डियाँ जो है हमारी अस्थियाँ वो कमज़ोर हो जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी, यानी जल्दी से कहीं पर भी मुड़ेंगी तो वो टूट जाएंगी और जो कैल्शियम है उनसे निकलकर
रुधिर सीरम में बढ़ जाता है, ब्लड में चला जाता है, जिसे कहा जाता है हाइपर कैल्शियम। हाइपर कैल्शियमा यानी हड्डियों में नहीं जा रहा है कैल्शियम और उनसे निकल कर ब्लड में जा रहा है। संपुटी तंतुमय अस्थि विकृति, इसकी वजह से होता है हाइपोकैल्सीमिया। कुंचिक रोग कार्टिसोल से हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। वक्षीय भाग में वसा के जमाव से शरीर भोंडा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा फेट या वसा शरीर में जमा हो जाता है तो वो मोटा होने लगता है। अभी हमने देखे हैं मानव शरीर में स्रावित होने वाले हार्मोन, उनसे कमी होने पर होने वाली बीमारियां और अधिकता होने पर होने वाली बीमारियां। अब हम देखते हैं पादप हार्मोन। ये पादपों की वृद्धि एवं विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं एवं पादपों की विभाज्योतकी कोशिकाओं का विकास करती हुई पत्ती एवं फलों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित हैं कुछ हार्मोन्स। पहला देख लेते हैं ऑक्सिन हार्मोन। इसकी जो खोज है वो डार्विन ने की थी। ऑक्सिन की खोज डार्विन ने की थी और इसका निर्माण पादप के ऊपरी भाग में होता है। यानी मान लीजिए ये हमारा पौधा है, तो जहाँ से पौधे की ग्रोथ हो रही है, जहाँ से वृद्धि हो रही है, उसके ऊपरी भाग में जो कली जैसा दिखाई देता है, एकदम नया उगता हुआ, उस पार्ट में रहेगा। यह हार्मोन प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों रूप में मिलते हैं, यानी नेचुरल भी होता है पौधों में, और यदि कमी हो जाए तो इससे हम मानव निर्मित भी है या संश्लेषित भी है, तो इसे हम पौधों को दे सकते हैं ताकि उनकी प्रॉपर वृद्धि हो सके। इसे कहा जाता है वृद्धि कारक हार्मोन। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि कारक हार्मोन है, तो ऑक्सिन। तो आ जाएगा आपका आंसर ऑक्सिन हार्मोन। इंडोल एसिटिक एसिड IIA, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड। संश्लेषित ऑक्सिन निम्न प्रकार के होते हैं, ये नेचुरल बता दिए हैं इसने। अब नीचे हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये ध्यान रखना हमें, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर, ये नामकरण पढ़ा होगा कि 2,4 डाइक्लोरो का मतलब क्या है, फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल कैसे लिखा जाता है। फॉर्मूला भी यदि दिया हो आपको तो आप उसे भी पहचानना आपको आना चाहिए। ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये दो प्रकार के होते हैं, डाइक्लोरो और ट्राइक्लोरो। अब ये क्या क्या कार्य करता है वो देख लेते हैं। ऑक्सिन के कारण पादपों में शीर्ष प्रमुखता या एपिकल डोमिनेंस हो जाती है। आपने देखा होगा कभी भी अपने गमले में या घर के आसपास पौधों को कि जो पौधा बढ़ रहा है इस टाइप से, यहाँ पर ही वो धीरे धीरे बढ़ना जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे रुक जाता है, और आप बोलते होंगे इतने दिन का पौधा हो गया फिर भी नहीं बढ़ रहा है। तथा पार्श्विक कक्षी कलिकाओं की वृद्धि भी रुक जाती है, यानी यहाँ से वो बढ़ना ही बंद हो गया, यहाँ से भी जो ब्रांचेस या शाखाएं निकल रही थी वो भी बढ़ना बंद हो गई। यह पत्तियों के विलगन यानी एबेसिशन को रोकता है। 2,4-D खरपतवार को नष्ट करता है। इसके द्वारा अनिषेक फल जैसे संतरा, नींबू, केला आदि बीज रहित फल बनते हैं। द्वितीयक वृद्धि के समय ऑक्सिन कैम्बियम में विभाजन को बढ़ाता है, यानी इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, ये जो बीज रहित फल है या नाम मात्र के इनमें बीज है, ये फलों का निर्माण होता है ऑक्सिन की वजह से। और जो सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है उस समय ऑक्सिन ही कैम्बियम के विभाजन को बढ़ाता है। जो कटे हुए पादप पे कलम आदि में कटे सिर ऑक्सिन का घोल लगा देने पर अपस्थानिक जड़ें बनने लगती है। जैसे हम किसी भी पौधों की कलम लगाते हैं, अधिकतर गुलाब की कलमें, तो उनमें क्या होता है कि यदि उनके शीर्ष पे जहाँ से आप कलम लेकर आए हैं, जहाँ पर कट है वहाँ पर, या जो आप ज़मीन में गाड़ रहे हैं वहाँ पर इसका थोड़ा सा घोल लगा देंगे तो उनसे जड़ें, अपस्थानिक जड़ें निकलने लगेगी और पौधा जल्दी ही वृद्धि करने लग जाएगा। यह पुष्प बनाने पर रोक लगाता है, परंतु अनानास में ऑक्सिन छिड़कने से सभी पादपों में एक साथ पुष्पन होता है। यानी क्या हो रहा है कि फूल बनने को ये रोकता है कि पौधों में फूलों का निर्माण नहीं होना चाहिए, परंतु जो अनानास का ये फल होता है उस पर यदि इसको छिड़क दिया जाए तो ये एक साथ पूरे पौधे में एक साथ पुष्पन करने देगा। यह प्रसुप्ता नियंत्रण का कार्य करता है। ऑक्सिन तथा साइटोकिनिन का निश्चित अनुपात पादप उत्तक संवर्धन में प्रयोग होता है। दूसरा हार्मोन देखते हैं अब हम, जिब्रेलिन हार्मोन को धान के खेत में अत्यधिक लंबे समय में देखा गया, इससे धान के पादपों में रोग उत्पन्न होता है।
यदि बहुत लंबे समय तक ये हार्मोन उपलब्ध रहेगा तो उनमें रोग उत्पन्न होने लगेंगे और इस बीमारी को जो धान में उत्पन्न हुई इसे कहा गया है बेकेन या फूलिश सिडलिंग, जिसके कारण क्या हुआ कि जिब्रेला फ्यूजिकुरोई नामक फफूंद एक और जिससे एक वृद्धि नियंत्रक प्राप्त किया गया, इसे कहा गया है जिब्रेलिन ए, यानी उस फफूंद से ही प्राप्त किया गया है, इसलिए उसका नाम रख दिया है जिब्रेलिन ए। इसके कार्य ये बोने पादप को लंबा कर देता है। आपने बहुत बार या कुछ समय पहले सुना होगा लौकी में इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। 1 इंच लौकी में अगर इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो आपको सुबह 1 हाथ के बराबर मिलती है, तो वहाँ पे जिब्रेलिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। ये लंबा करने का कार्य करता है और फूल बनाने में सहायता करता है। बीजों की प्रसुप्ति भंग कर अंकुरित होने में प्रेरित करता है। यानी क्या होता है, आपने देखा होगा कोल्ड स्टोर में बीजों को रख दिया जाता है ताकि वो समय से पहले ही उगे नहीं। जैसे प्याज हमारे घर में या आलू उगने लगते हैं तो ये क्या करता है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है उन्हें ताकि वो सुप्त अवस्था में रहे। तो जिब्रेलिन ही उनको जगाता है कि अब जागो, आपका समय आ चुका है वृद्धि करने के लिए, और वो उगने लग जाते हैं। यह काष्ठी पादपों में कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है। जिब्रेलिन 3 मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाला। अगला हार्मोन साइटोकाइनिन, इसे मिलर ने खोजा था। ये नाम हमें ध्यान रखने, साइटोकाइनिन को मिलर ने खोजा था। लेथम ने मक्का के अपरिपक्व बीज में एक साइटोकाइनिन प्राप्त किया। खोजा मिलर ने था लेकिन लेथम ने मक्का में प्राप्त किया और इसने नाम दिया था जियाटिन। इसके कार्य, ये कोशिका विभाजन और विकास में योगदान देता है। जीर्णता जैसे पर्णहरित का विलोपन, प्रोटीन के नष्ट होने की क्रिया को रोकता है। आरएनए में प्रोटीन बनने में मदद करता है। इसके द्वारा शीर्ष प्रमुखता की समाप्ति और पार्श्वी वृद्धि होती है। जो शीर्ष धीरे धीरे खत्म हो रहे थे उनमें वृद्धि होने लगेगी और शाखाएं भी वृद्धि करने लगेगी। एबेसिक अम्ल को कॉर्न्स और एडिकोट से खोजा, यानी इसको कपास के पौधे में खोजा गया था एबेसिक अम्ल या एबेसिक एसिड को। इसे वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है। इसके कार्य, ये क्या करता है, बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है। यानी कि जो आलू हम हमारे घर में रखते हैं वो खेत में से निकालते से ही उगने नहीं लग जाते, तो एबेसिक अम्ल क्या कर रहा है, उनको सुषुप्त अवस्था में रख रहा है। जबकि जिब्रेलिन क्या कर रहा है, उनको जगा रहा है, एक टाइम आने पर उनको जगा देता है। पत्तियों में विलगन और जीर्ण अवस्था को बढ़ावा देता है। आपने देखा होगा पत्ती पुरानी होती जाती है, पीली हो जाएगी, यानी जीर्ण अवस्था, बुढ़ापा उसमें आएगा, और विलगन यानी पत्ती जो है पौधे से टूटकर अलग हो जाएगी। यह पुष्प में बाधक होता है। यह वाष्पोत्सर्जन नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, अर्थात रंध्रों को बंद करता है जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आती, ताकि पौधे में पानी की कमी ना हो जाए। इथाइलिन, इसकी खोज नेल जोबो ने की थी। इथाइलिन गैस रूप में पाया जाता है। यह हमें ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो इथाइलिन हार्मोन। यह इथेफोन से निकलती है 2-क्लोरोइथाइल फॉस्फोरिक एसिड, जिसका प्रयोग फ्लो को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। यानी केलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या बहुत सारे फल हैं उनको कच्ची अवस्था में तोड़ लिया जाता है और इस हार्मोन की मदद से उनको पका लिया जाता है। इस हार्मोन को भी वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। इसके कार्य देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य तो हो जाएगा इसका फल को पकाने वाला हार्मोन। तने की लंबाई का वृद्धि रोधक, तने के फूलने में सहायक, यानी कि लंबाई में तो रोकेगा कि मत लंबे हो, जब तो वो मोटा होगा, लंबाई में बढ़ने से रोकेगा, बोलेगा तने को मोटा करने में सहायक है। जबकि नर पुष्पों की संख्या में कमी करता है, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने में सहायक है। अन्य पादप हार्मोन फ्लोरिजेन फूलों के खिलने में मदद करता है, इसलिए इसे फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहते हैं। मार्फेविटन कृत्रिम वृद्धि रोधक, क्लोरोकोलिन क्लोराइड CCC, ट्रिपल C याद रखना, मैं क्लोरोकोलिन